हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रेजुएशन, मास्टर्स, आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ तक कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो ये है ही है, बट इसका फिनोमिना बहुत ही लॉन्ग है। इसको जितने भी शब्दों में लिखा जाए, बताया जाए, कम है। तो ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट और गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखने वाले स्टूडेंट के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि नारीवाद क्या है। नारीवाद क्या है आप लोग पहले से भी जानते होंगे, मैं थोड़ा सा खास बताऊंगा। नारीवाद यानी फेमिनिज्म। क्वेश्चन आ जाता है नारीवाद की संरचना का वर्णन करें, सिद्धांत का वर्णन करें। नारीवाद है क्या, ऐसे लिखने के लिए आता है। कम से कम 500 वर्ड्स में मिनिमम लिखने को आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नारीवाद है क्या, फिर उसके सिद्धांत, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां, ये भी हम जानेंगे। नारीवाद एक तरह का आंदोलन है जो कि समाज में बाकी आंदोलनों की तरह ही है। जैसे कि सामाजिक आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन है, वैसे ही नारीवाद भी एक समाज का आंदोलन है जिसमें इस समूह में आने वाले लोगों की मांग होती है उनकी निजी राय के लिए, उनके वक्तव्य के लिए, उनके क्षमताओं के लिए, उनकी क्षमताओं के विकास के लिए, अवसरों के लिए, अवसरों की समानता के लिए, और साथ में शोषण, अन्याय के लिए इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगर हम बात करें नारीवाद का लक्ष्य, तो नारीवाद कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता के कारण शुरू होता है। यानी लैंगिक असमानता के कारण ही नारीवाद का जन्म हुआ, ये भी कह सकते हैं। तो नारीवाद का लक्ष्य भी यही है कि लैंगिक असमानता को दूर किया जाए और लिंग के आधार पर महिला और पुरुषों को बराबर समझा जाए। अब महिला और पुरुषों को बराबर समझा जाए का मतलब क्या है? महिला और पुरुषों को असमान कई कारणों से जाना जाता है, जैसे कि पितृसत्तात्मक, यानी पिता के संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है। पिता के सभी प्रमुख दायित्वों पर, जिम्मेदारियों पर, उनके फायदे पर, उनके संपत्तियों पर और अन्य भी विषय परक वस्तुओं पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता है। यहीं से एक विरोधाभास हुआ नारीवाद के लिए कि नारियों यानी महिलाओं की असमानता की शुरुआत यहाँ से भी होती है कि एक परिवार में नारियों की शुरुआत किस तरीके से दबाव में होती है, एक नारी को किस तरीके से पुरुष से अलग और कम आंका जाता है। खास करके ये वीडियो उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है जो अपनी कीमत को नहीं समझते हैं, पढ़ाई के टाइम पे घूमना फिरना या फालतू की चीज़ें करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर। तो ऐसे सभी बच्चियों से अनुरोध है कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, और जो मौका अगर उनको घर से दिया गया है तो अब वो उस मौके को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और ज़िंदगी में अपने सफल हों। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं अपनी फैमिली में, समाज में। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को किसी के कहे पर या किसी के कहने पर या किसी के सोचने पर आप किसी को किसी के सामने अपने आप को प्रूव करो, बट आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ का एक उद्देश्य है और वो पूरा होना चाहिए। देश की रक्षा, देश की सुविधा, आपका विकास, आपको बराबरी समाज में जरूर मिलनी चाहिए, जिसके लिए जो मौके, जो अवसर आपको प्रदान किए गए हैं उसको सही से आप भुनाया जाए। नारीवाद का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि एक आंदोलन कर लिया
और उसके जरिए आप लैंगिक असमानता की बात को सामने लेके आते हैं। आपको अगर मौका मिले भी, सभी महिलाओं की बात की जा रही है, अगर मौका मिलता है तो उसको सही तरीके से प्रयोग करें और उस मौके से प्रयोग करके अपने आप का विकास करें, जिससे कि आने वाले महिलाओं के समाज में आपका नाम एक उदाहरण के लिए लिया जाए और आपसे इंस्पायर होकर लोग आपकी तरह बनना चाहें। ऐसे नामों में कई नाम हैं जिन्होंने नारीवाद को प्रारूप दिया है, उदाहरण दिया है, नारीवाद का उदाहरण बने हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं नाम गिनाना चाहूँगा, फिर भी अपने देश के प्रमुख महिलाओं का नाम मैं आपको गिनाना चाहूँगा। कल्पना चावला, मीराबाई चानू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। भारतीय समाज में मैं आपको 10 ऐसी महिलाओं का नाम बताना चाहूँगा, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में, जिन्होंने भारतीय समाज में अपनी छाप छोड़ी है, लोहा मनवाया है। तो नारीवाद का एग्जाम्पल हमारे देश में वो है। आजकल के लोग बचकानी हरकतें करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते में जितनी भी दुविधाएं और रुकावट हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अच्छा टारगेट नहीं सेट करते, एक अच्छा एम लेके नहीं चलते, और जो लेते हैं उनका नाम समाज में होता है। तो नारीवाद के वो एग्जाम्पल बनते हैं, अपने आने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए वो प्रेरणा बनते हैं। तो आप भी ऐसी प्रेरणा बने। अब जैसे उन 10 महिलाओं में पहला नाम आपका आता है, दुर्गाबाई देशमुख एक स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामण राव देशमुख की वाइफ थी। इन्होंने महात्मा गांधी जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक महिला कितना बेहतर और दमदार भाषण दे सकती है और लोगों में एक ऊर्जा भर सकती है। इनमें वक्तव्य क्षमता बहुत ही बेहतर थी, लोगों को अपने भाषण के दम पर प्रेरणा देना उनको बहुत ही बखूबी से आता था। दुर्गा बाई देशमुख ने आंध्र प्रदेश में नारियों के उत्थान के लिए बहुत से कार्य कराए, जैसे कि कई संस्थाएं बनवाई, नए प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए जिससे उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको शैक्षिक और कुशलता के आधार पर एक नया जीवन दिया जा सके। इनके इस कार्य के कारण भारतीय सरकार ने भी इनको पुरस्कृत किया है और साथ में यूनेस्को द्वारा भी साक्षरता के योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने पारिवारिक न्यायालय की भी स्थापना की, जिसके कारण आज उनके द्वारा स्थापित किए गए पारिवारिक न्यायालय में कई पारिवारिक स्त्रियों और बच्चों के लिए कार्य होते हैं। दुर्गाबाई एक देश प्रेमी और समाज सेवी थे। उनकी मृत्यु 9 मई 1981 को हुई। अब हम बात करेंगे कैप्टन लक्ष्मी सहगल की। मैं नाम बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इनकी तरह खूबियाँ, इनके तरह बनना मुश्किल तो है, पर कोशिश कर सकती हैं। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियाँ, बहुत जज्बा है उनमें, बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो उन महिलाओं को प्रणाम जो आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, खुद भी आगे बढ़ने के लिए या अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। उस पिता को प्रणाम जो अपने बेटी को आगे बढ़ने में सहयोग करता है। आशा करता हूँ कि हर माँ बाप अपने बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे और हर एक देश की बेटी आगे बढ़ने में जी जान से लग जाएगी, कोई कमी नहीं छोड़ेगी देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए और साथ में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, जिससे आपका जीवन ही प्रेरणा स्रोत बन जाए अन्य महिलाओं के लिए और साथ में देश के प्रत्येक वर्ग के लिए आप सौभाग्यशाली सिद्ध हो। आपको देखकर ही लोगों का सीना चौड़ा हो जाए, सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। कैप्टन लक्ष्मी सहगल एक कुशल डॉक्टर थी और साथ में इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन हाईकोर्ट के वकील थे और इनकी माता एवी अम्मुकुट्टी एक स्वतंत्रता सेनानी थी।
एक बेहतर शिक्षित महिला होने के नाते ये चाहती तो किसी भी बड़े राजनीतिक पद पर कार्य कर सकती थी, लेकिन इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना में भर्ती होना स्वीकार किया और रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल जी काफ़ी सक्रिय रही। इस दौरान उन्हें कर्नल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके कारण लोग उन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जानते हैं। उनके अंदर देश सेवा, मातृ सेवा, जनता की सेवा, माँ और बाप के संस्कार से मिले हुए थे। इसी के कारण एमबीबीएस जब वो हुई थी तो उन्होंने 1984 में हुए भोपाल के गैस कांड में मरीजों और पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की। महात्मा गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन में बाहरी विदेशी वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं का बढ़ चढ़कर बहिष्कार करने में कैप्टन लक्ष्मी सहगल का भी पूरा योगदान था। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 19 जुलाई 2012 को कार्डिया अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम पे ही कानपुर का एयरपोर्ट बनाया गया है। उसका नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम पे ही लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो इस तरह से कैप्टन लक्ष्मी सहगल की भी समाज सेवा में, देश सेवा में बहुत ही महत्व रखने वाली गाथा है। नारीवाद के लिए ये भी हमारे भारत के समाज के लिए एक उदाहरण है। आशा करता हूँ इन दोनों महिलाओं की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी और प्रेरणादायक बातों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों में भी शेयर करें, जिससे अन्य भी महिलाओं और बालिकाओं में प्रेरणा बने, उत्साह बने, माँ बाप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और हर कोई विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो और जो ये लैंगिक भेदभाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक नए टॉपिक को लेकर, नई जानकारी को लेकर। जय हिंद, जय भारत।